यस उज्जवल, स्टार्ट। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जिन बच्चों का क्लास खत्म हो चुका है बोथ ग्रुप के लिए, तो हम्म। उनकी क्लासेस खत्म है, तो क्या उनको सितंबर में बोथ ग्रुप देना चाहिए? रिवीजन कुछ नहीं हुआ है, या ग्रुप वन देना, या कोई एक ग्रुप देना चाहिए, बस क्लासेस कंप्लीट है? अगर क्लासेस कंप्लीट हैं तो सितंबर में डेफिनेटली डेफिनेटली दोनों ग्रुप देने चाहिए। कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास कि वो दोनों ग्रुप ना दें, क्योंकि अभी भी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग 70 डेज़ के आसपास हमारे एग्ज़ाम दूर है जब हम बात कर रहे हैं। और इसमें दोनों ग्रुप की रिवीजन अच्छे से हो सकती है। मैं कहता हूँ अगर 60 डेज़ भी रिवीजन के मिलते हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो भी आप लगभग 2 साइकिल्स बहुत इजीली अभी भी कर सकते हैं। तो आपको अटेम्प्ट नहीं स्किप करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार अटेम्प्ट स्किप करने की हैबिट हो जाएगी तो फिर वो अटेम्प्ट स्किप ही होता रहेगा, फिर वो कभी भी हाथ में ही नहीं आएगा वो अटेम्प्ट। सर, एफएम क्वेश्चन नंबर टू सर, एफएम में हम्म। कॉन्सेप्ट तो सब समझ आ जाता है, पर हम्म। मार्क्स नहीं आते, तो रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि आपने इतने सारे बच्चों से आप पढ़ाते हो और फिर बात करते हो, फिर आपने कॉपीज भी देखी होगी, तो रीजन हम्म। क्या होता है कि बच्चे हर बार एक ना एक अटेम्प्ट बाद बच्चे बोलते हैं कि सारा एग्जाम तो अच्छा गया, मगर एफएम अच्छे से करके गया था मगर एग्जाम नहीं अच्छा गया? देखिए एफएम वो में ना रीजन क्या हो सकता है? एक उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि एफएम ना 50 मार्क का सब्जेक्ट है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि क्योंकि एफएम 50 मार्क का सब्जेक्ट है, उन्हें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि उसे आधा समय देना है। और उन्हें लगता है एसएम भी 50 मार्क का है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं कि एफएम है 50 मार्क का, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास है, और एसएम के अंदर कंटेंट सिर्फ 30% है। अगर सच्चाई बच्चे से भी पूछोगे तो बच्चा ये बात मानेगा कि एसएम जो है वो एफएम जो है वो उससे डबल से भी ज़्यादा है एफएम का कंटेंट। अब बच्चा गलती क्या करता है कि एंड में जब रिवीजन करने बैठता है तो वो दोनों को बराबर समय देता है। अगर इसे 2 दिन देता है, इसे भी 2 दिन देता है। या अगर अगर इसे 5 दिन देता है तो इसे भी 5 दिन देता है। या इसे अगर 5 आवर्स देता है तो इसे भी 5 आवर्स देता है। ये गलती है। आपको एफएम को ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करने का मतलब, तो खाली कंसेप्ट रिकॉल नहीं करने होंगे। जैसे मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चंस को भी करना चाहिए, और वो लेटेस्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। यानी कि लेटेस्ट जो आपकी आरटीपी है, आपकी एमटीपी है, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपने किए होने चाहिए। और एक बात मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ एफएम के एग्ज़ाम में, कि जब आप एफएम का पेपर करते हैं रियल टाइम पे, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी लेकिन आपने पेपर की तैयारी नहीं करी, फिर भी आप फंस जाओगे। आपको पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए। पेपर कैसे अटेम्प्ट होना चाहिए कि पहली बात, एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है उसे भी पहले अटेम्प्ट मत करो। पहले क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करो, और आगे के जो नॉन कंपलसरी वाले क्वेश्चन है पहले उन्हें करो, क्योंकि वो क्वेश्चन कंपेरेबली ईजियर होते हैं। कंपेरेबली ईजियर होते हैं, पहले उन्हें करो। उसके बाद आप आइए एमसीक्यू पे, और एंड में करिए क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। ये मेरे हिसाब से बेस्ट पैटर्न होता है। क्योंकि आईसीआई हमने देखा आजकल, या तो एमसीक्यू में कोई एक आधी गलत बात दे देगा जिससे एमसीक्यू के पेपर खराब हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसमें 3-4 पार्ट्स देता है, और वो पार्ट इतने बड़े दे देता है कि वो बच्चे से पूरे ही नहीं हो पाते। तो पेपर पूरा ही खराब हो जाता है उसकी वजह से। इसलिए आपकी पेपर की अटेम्प्ट का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप पहले नॉन कंपलसरी वाला पेपर करें, फिर एमसीक्यू करें, और एंड में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है वो अटेम्प्ट करें। आप देखिएगा, आप जो पढ़ कर गए हैं आप उसे प्रोड्यूस कर पाएंगे, आप उसे वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, लिख पाएंगे, देख समझ पाएंगे, मार्क्स अचीव कर पाएंगे। वरना पेपर देखो होगा पता है क्या, वरना एग्जाम में क्या होगा, वरना आप एग्जाम दोगे, आप घर आकर देखोगे तो आपको लगेगा यार एग्जाम में मुझे कम से कम 70% तो बहुत अच्छे से आता था, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में आप 70% भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पहले गलत क्वेश्चंस को चूज कर लोगे, और गलत क्वेश्चन आपका दिमाग इतना खराब कर देंगे, ब्लॉक इतना कर देंगे आपके ब्रेन को, कि आप आगे ही नहीं कर पाओगे, पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, कि आपको क्या लिखना है, कब क्वेश्चन लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर, क्या ग्रुप टू सेल्फ स्टडी से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कहता हूँ पूरी सीए की जर्नी सेल्फ स्टडी से हो सकती है। और आज की डेट में तो यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, इतना सारा फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतने सारे नोट्स कंटेंट सबके अवेलेबल हैं टीचर्स के। हो सकता है, बट उसके कुछ नियम होने चाहिए। नियम ये होना चाहिए कि आप किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि जब आप 10 टीचर्स को फॉलो करने लगेंगे तो आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहोगे और बाकी की चीज़ें छूट जाएंगी। तो अगर आप किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली किसी एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। कोशिश यही करनी है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उस टीचर के सारे नोट्स अपने किसी दोस्त से ले लो, नोट्स भी, कॉपी भी, बुक्स भी, सब कुछ ले लो, और उसी टीचर के यूट्यूब वीडियोस को देखो, और फिर प्रिपेयर करो। जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझे हर साल बताते हैं कि वो सिर्फ मेरे यूट्यूब के कंटेंट से सेल्फ स्टडी करके भी पास हुए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं नोट्स अरेंज कर लिए, क्वेश्चन बुक्स अरेंज कर ली, हमारी सोल्यूशन सेट अरेंज कर लिए, और मेरे ही ब्रह्मास्त्र सीरीज यूट्यूब पे देखकर कंसेप्ट को और अच्छा पॉलिश करके पेपर देने गए और पास हो गए। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ नहीं आएगा।
थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। हाँ, एक बात बस नोटिस करिएगा, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा पढ़ाई के दौरान। जैसे अगर मान लो बाकी बच्चे एक चैप्टर 3 दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शायद आपको 5 दिन लग जाएंगे उस चैप्टर को प्रिपेयर करने में, क्योंकि आपको समझना है, आपको अपने ब्रेन खुद दीवार पे सर मार मार के समझ आएगा कि अच्छा ये कंसेप्ट ऐसे नहीं ऐसा होगा, ये कंसेप्ट ऐसे नहीं ऐसा होगा। थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा होगी, बट येस इट इज़ डूएबल। राइट। आरटीपी एमटीपी का बेस्ट यूज कैसे करें सर? आरटीपी एमटीपी का बेस्ट यूज़ बेस्ट तब, मतलब हमें समझ गया आपकी बात कि उसका बेस्ट यूज, बेस्ट हाँ। तरीका ये है कि ना आरटीपी एमटीपी को जैसे ही वो आए तब उसे मत करो। आरटीपी देखो बच्चों की गलती क्या है, आरटीपी एमटीपी में सच बताऊं तो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है आईसीआई का, ये एक एक तीर है जो आईसीआई आपकी तरफ चलाता है आपको फेल करने के लिए। क्यों? जब आपकी पढ़ाई चल रही है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा 60% प्रिपेयर्ड है अभी अपने कोर्स में, 60% प्रिपेयर्ड है, अभी उसे 40% कोर्स आता ही नहीं है, ठीक है ना, और आरटीपी आ हम्म। जाती है। अब जैसे ही आरटीपी आती है बच्चा आरटीपी खोलता है, बच्चा आरटीपी खोलता है, पहली बात तो ये 60% कोर्स जो उसे पढ़ रखा है उसे रिवाइज नहीं है, और आरटीपी में सबसे बुरे वाले क्वेश्चन देता है, वो सबसे टफ वाले क्वेश्चन देता है जो एग्जाम हम्म। में भी नहीं आते, वैसे क्वेश्चन आरटीपी में देता है। हम्म। अब बच्चा उन क्वेश्चंस को हम्म। देखता है, उसे लगता है कि यार ये 6 चैप्टर तो पढ़ लिए थे मैंने, उन 6 चैप्टरों के भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, और 4 मुझे आते नहीं, वो भी नहीं आते, तो इन टोटल 10 क्वेश्चन अगर आरटीपी में डाले, 10 में से मुझे 3 ही आते हैं, बाकी 7 तो आते नहीं। बच्चा और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो आरटीपी जिसको भेजा गया था रिवीजन टेस्ट पेपर बनाकर, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर की जगह कॉन्फिडेंस ब्रेकर बन जाती है। और यही हाल एमटीपी का भी होता है, क्योंकि बच्चे तब तक, हमारे बच्चे प्रिपेयर्ड ही नहीं है, गलती है कि हमारे बच्चे प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, वैसे होना तो चाहिए था तब तक उनका कोर्स कंप्लीट, बट होता नहीं है। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहती है कि आरटीपी एमटीपी तब मत करो जब इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, तब करो जब आप तैयार हो, क्योंकि आपकी टाइमिंग सही नहीं है। जैसे एग्जांपल लो, आप एक वक्त पे 6 पेपर दे रहे हो, 6 पेपर में से हो सकता है आपके 2 पेपर, मान लो अकाउंट्स और लॉ, वेल प्रिपेयर्ड है, आरटीपी उनकी आई है तो उन दोनों की आरटीपी करो। पर आरटीपी तो सारे सब्जेक्टों की इकट्ठे आती है, बाकी 4 सब्जेक्ट तो आपके प्रिपेयर्ड ही नहीं है, पर जब आप उनकी आरटीपी देखोगे तो आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको 2-3 दिन तो समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। और क्योंकि सारे टीचर, मैं खुद भी जोर शोर के साथ ऑनलाइन बोलते हैं आरटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के मन पे प्रेशर है कि आरटीपी एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे क्यों नहीं हो रही। अरे भाई तेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ। एक बात को समझो, इंग्लिश समझो, रिवीजन टेस्ट पेपर है, रिवीजन टेस्ट पेपर का मतलब है रिवीजन करने के लिए बनाई गए वो पेपर। अब रिवीजन तो तब होगी जब, वो टेस्ट पेपर तब करने हैं जब रिवीजन के तौर पे हो। जब आपने पढ़ाई नहीं करी तो रिवीजन टेस्ट पेपर कहाँ से आ गए। इसलिए आरटीपी एमटीपी का बेस्ट यूज़ होगा, उसे शुरू में ना करके एंड में करो। और दूसरी बात, उसे इकट्ठे पूरा मत करो, चैप्टर वाइज करो। जैसे मानो आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन कर लो। जैसे आपने मार्जिनल कॉस्टिंग करा, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन कर लो। बेटर क्वेश्चन कर पाओगे, बेटर रिवाइज कर पाओगे, बेटर रिकॉल कर पाओगे। पूरे इकट्ठे करना है कभी भी अच्छी बात नहीं है। एमटीपी पूरा इकट्ठा करते हो एंड में फिर भी ठीक है, आरटीपी कभी भी इकट्ठी पूरी मत करना जब तक आपने पूरा कोर्स ना पढ़ाओ तब तक। ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिन बच्चों ने भी ग्रुप वन दिया है, हम्म। उन्हें कॉन्फिडेंट भी है कि मेरा ग्रुप वन पास हो जाएगा। उन्होंने हम्म। एक दो फास्ट ट्रैक क्लास भी ले रखी है, मगर कभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम्म। क्या वो रिजल्ट में पास होने के बाद, रिजल्ट के बाद वाले टाइम में फास्ट ट्रैक क्लास के साथ September 25 दे सकते हैं, या जनवरी? मतलब उनको मन है देने का, मगर फिर वही होता है कि दे या ना दो, अटेम्प्ट लग जाएगा। नहीं नहीं, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर क्लास ले रखी है तो बिल्कुल मिस मत करो, उल्टा क्लास को अपने लिए एक मोटिवेशन का सोर्स मानो। क्योंकि रियल टाइम जब आप क्लास पढ़ रहे होते हो ना, तो टीचर की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होती हैं, आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन याद होती हैं। वो अगले अटेम्प्ट तक थोड़ी थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं, उनके लिए आपको बाद में मेहनत करनी पड़ती है, पहले मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अगर आपने क्लास ले रखी है, पढ़ रहे हो, तो ज़रूर पेपर देकर आओ, कभी भी गलती मत करना, पेपर मत छोड़ना। इनफैक्ट इसमें तो मैं आपके क्वेश्चन को और एक्सटेंड करूंगा कि एक बच्चा है मान लो जिसने ग्रुप वन दे दिया था, एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्रुप वन दे दिया हम्म। था, और वो अब हम्म। रिजल्ट आना है उसका, और वो अब तक ग्रुप टू पढ़ना स्टार्ट हो गया है, और अगर मान लो उसका ग्रुप वन पास नहीं हुआ किसी कारण से और वो ग्रुप टू आधा पढ़ चुका है, तो मैं आपको उसको भी ये एडवाइस दूंगा कि कम से कम सितंबर में ग्रुप टू तो दो ही दो। चाहे ग्रुप वन मत दो, कोई बात नहीं, अगर नहीं प्रिपेयर्ड हो मत दो, लेकिन ग्रुप टू ज़रूर दो। क्योंकि ग्रुप टू अभी आप पढ़ रहे हो, ग्रुप टू के आप फ्लो में हो, ग्रुप टू आपको याद है अभी, तो उसे उसे खराब मत करो, वरना फिर आप पता क्या करोगे, ग्रुप वन का आधा पढ़ा, ग्रुप टू का आधा पढ़ा हुआ छोड़ दोगे, बाद में एक्सटेंशन का पैसा लगाओगे बैच को एक्सटेंड कराने के लिए। और दूसरी बात, ग्रुप वन पढ़ोगे और ग्रुप वन अभी आप ऑलरेडी 2 महीना गैप हो चुका है, क्योंकि जब आपने पेपर दिए थे तब से रिजल्ट आने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, 2 महीने का गैप हो चुका है। फिर दोबारा पुरानी पढ़ाई पढ़ोगे, इससे बेहतर है जो नया पढ़ रहे हो पहले उसे पढ़कर पास हो जाओ, फिर ग्रुप वन बाद में देंगे फ्रेश माइंड से। ये एडवाइस होगी उन बच्चों की, अगर उनका क्लियर नहीं होता तो, और हो जाता है तब तो फिर देना ही देना है ग्रुप टू, फिर तो कोई सोचना ही नहीं है। सर कॉस्टिंग में थ्योरी, थ्योरी जो है उसका क्या वेटेज है? क्या हम उसको स्किप करके चल सकते हैं?
देखो बहुत सारे बच्चे स्किप करके जाते हैं, बट मैं एज अ टीचर कभी भी रिकमेंड नहीं करता स्किप करके जाना। मैं उस केस में यही बोलता हूँ, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस हैं 2-3 घंटे की, कम से कम वो वीडियो 2x पे देख के चल जाओ, 2-1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे की वो वीडियो देख के चले जाओ। कुछ तो अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसा ना हो कि कुछ भी अटेम्प्ट ना कर पाओ मुश्किल के वक्त पे। तो एग्जाम प्रेशर में बच्चों के साथ ऐसा क्या होता है कि वो कॉस्टिंग एफएम में कॉमन मतलब कॉमन मिस्टेक कराते हैं? आपने बात की होगी बच्चों के साथ एग्जाम के बाद, तो ऐसा हम्म। कॉमन क्या वो गलती करके आ जाते हैं देखो एग्जाम प्रेशर के टाइम में? प्रेशर ग्रेड में भी अच्छे हैं। पहली बात तो मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए पहली गलती एमसीक्यू में होती है। बच्चे एमसीक्यू में क्या गड़बड़ करते हैं कि एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है उसे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उसके पार्ट्स हैं ABCD, वो कई बार ऐसा होता है कि वो दिखने में एक जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन उनके एक एक वर्ड का अंतर होता है, एंड और तक के भी अंतर से आंसर बदल जाता है। बच्चे ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़ते, तो पहली गलती ये है कि ऑप्शंस ठीक से पढ़ो। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन बच्चा पढ़ता है, ये बहुतों के साथ हैबिट होगी, एक्सेप्ट आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आप उसकी लास्ट लाइन तक पढ़ते ही नहीं जहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी है। आप उसके खाली जैसे नंबर लिखे हैं ना, जैसे 10,000, 5,000, 20,000, वो पढ़ते हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पढ़ते हो। यानी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अरे भैया पढ़ तो लो कि वो मांग क्या रहा है, यही नहीं बच्चा पढ़ता। और दूसरी बात, तीसरी बात, एक गड़बड़ ये कर देता है कि ईगोइस्टिक हो जाता है। ईगोइस्टिक होने का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा, तो आप उसके हाथ जोड़कर आगे चले जाओ कि मेरे से नहीं हो रहा भैया, आगे वाले क्वेश्चन कर लूंगा। बच्चा ईगोइस्टिक होकर उस पर इतना टाइम वेस्ट कर देता है। कभी कभी मैं बच्चों से बात करता हूँ, बोलते हैं कि मैंने एक ही क्वेश्चन पे 1 घंटा लगा दिया, तो बाकी पेपर तो बेटा पैनिक में वैसे ही खराब हो जाएगा ना। बाकी पेपर आता हुआ भी खराब हो जाएगा क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। बच्चों को लगेगा अरे 1-1.5 घंटा बचा है, इतना सारा पेपर बचा है, 80 मार्क का पेपर बचा है, अभी तो 2 ही घंटे बचे हैं, पेपर फिर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये पैनिक जो होती है, ये सब चीज़ें, ईगो, पैनिक, MCQ के ऑप्शन ना पढ़ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ना पढ़ना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कॉस्टिंग NFM दोनों में ही करते हैं। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एफएम हम्म। में जो कुछ फार्मूला बेस्ड चैप्टर है जैसे रेशियो डिविडेंड, हम्म। उससे हमें फार्मूला याद नहीं होता, तो उसको कैसे टैकल करें? मतलब कोई टिप्स जो याद रहे जिससे वो। देखिए उसके केस में मैं आपको यही बोलूँगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज देखें आप हमारी, और ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ साथ रिटर्न करें, लिखें। जो अब टाइप नोट्स मिल जाते हैं, बच्चा नोट्स भी लिखना नहीं चाहता, कामचोरी इस हद तक पहुंची हुई है कि बच्चा नोट्स भी नहीं लिखना चाहता, वो ना फॉलो करें। आप वीडियो देखकर खुद नोट्स लिखें। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो है ना, वो तो चलो आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, उतना समय नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम फॉर्मूलाज को, कम से कम कंसेप्ट्स को ज़रूर लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मेरी ये बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सभी के सभी कंसेप्ट्स को ज़रूर लिख लिख के करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। और सर लास्ट लास्ट क्वेश्चन है इस रैपिड फायर का कि सर अगर मई 25 में एग्जाम दिया है, हम्म। अगर रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे रिजल्ट के बाद, कि मतलब वो टाइम हाँ बर्बाद ना करे रिजल्ट के बाद 10 दिन सोचने में? देखिए, अगर पेपर इतने अच्छे नहीं हुए हैं तो पहले ही अपनी तैयारी करके रखिए कि भाई मैं शायद इस बारी पास नहीं हो रहा हूँ। और मैं तो मानूंगा कि रिजल्ट तक की वेट मत करो, उससे पहले पढ़ने लग जाओ। और दूसरी बात यह है कि जो बिगेस्ट मोटिवेशन है ना, वो आपके माता पिता हैं। इस बात को आप ध्यान रखें कि, अब मैं जो बोलूँगा शायद बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है मुझे बोल देना चाहिए कि मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या कोई मुझे ये कह सकता है कि आपको पालने में आपके मम्मी पापा कोई कसर छोड़ते हैं? मुझे सच देखो, हर एक के माता पिता की सक्षम अलग है। किन्हीं के पास ज़्यादा पैसा है, किन्हीं के पास कम पैसा है, किन्हीं के पास ज़्यादा समय है देने को, किन्हीं के पास कम समय है। बट क्या कभी आप ये कह सकते हो कि आपके मम्मी पापा ने आपके ऊपर पैसा नहीं लगाया, आपकी पढ़ाई पे पैसा नहीं लगाया, और खुद मौज करी, खुद हॉलीडे पे चले गए, आपके ऊपर पैसा नहीं लगाया, या खुद ज़्यादा खाना खाया, आपको कम खाना खिलाया, या अपनी पसंद का खा लिया, आपकी पसंद का नहीं खिलाया? आज भी मुझे ऐसा लगता है कि देर आर हाई चांसेस कि आपके मम्मी पापा के पास आपसे बुरा फ़ोन होगा, आपसे बेहतर फ़ोन नहीं होगा। ये, और वो अर्न करते हैं और आप अर्न नहीं करते हो, ये इस बात का प्रतीक है कि वो आज भी आपको अपने से आगे रखते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, और वो 100% एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप अपना 100% एफर्ट उनके लिए नहीं कर रहे हो तो आप चोरी कर रहे हो। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके पेरेंट्स हैं। इस बात को ध्यान रखें कि जब आप पास होंगे तो वो बहुत खुश होंगे। आप अपनी खुशी, अपनी करियर, अपनी लाइफ को मत सोचो, उन दोनों लोगों की खुशी सोचो कि वो कितने खुश होंगे जब आप पास होगे। और उस चीज़ को कोई बाय नहीं कर सकता, उसे सिर्फ अचीव किया जा सकता है बेटे। तो उसके लिए काम करें। ये रोना धोना, दोस्ती यारी, कौन क्या कर रहा है, क्या उनका नहीं कर रहा, एक ना कल्चर बन गया है रोने धोने का। एक ट्रेंड बन गया है कि अरे मेरा दोस्त भी नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ रहा, उसकी भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया, उसके 4 अटेम्प्ट लग गए, उसके भैया के 8 अटेम्प्ट लग गए। इस कल्चर में चल रहा है बच्चा। अरे भाई आपके मम्मी पापा की गलती नहीं है,
वो सब कि मार्केट में कौन कितनी बार फेल हो रहा है, उन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया, अपनी ज़िंदगी लगाई है, आप उन्हें पास होकर दिखाओ, बात खत्म। उनके लिए पढ़ना है, किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना हमने। तो बस आपने जो पूछा कि अगर कभी अटेम्प्ट नहीं होता, उनकी एक फ़ोटो अपने स्टडी टेबल पे रखें, याद रखें कि ये दो लोग आपके लिए जीते हैं। जिस दिन इस सोच के साथ आप पढ़ने बैठोगे, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। राइट। थैंक यू सो मच सर। सर एक चैट में वैष्णवी का क्वेश्चन है, बस मेरे को शायद ले लेना चाहिए था। हम्म। सर वो फर्स्ट ग्रुप मई 25 में दी है, और हम्म। उनको होप है कि वो क्लियर कर जाएगी। ठीक अब है। वो पूछ रही है कि वो सेकंड ग्रुप सितंबर में दे या जैन में, क्योंकि उन्होंने सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन जनवरी 25 में किया था, और उनको अभी कुछ नॉलेज नहीं है सेकंड ग्रुप का। अच्छा, तो उनको क्या बट एक करना बारी चाहिए? पहले पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं, तो मुझे लगता है फिर भी अटेम्प्ट दे देना हाँ। चाहिए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जनवरी तक ना और ढीले हो जाएंगे। देखो, पढ़ना जनवरी के लिए भी आप सितंबर के बाद ही स्टार्ट करोगे, पढ़ोगे वही 3 महीने ही। तो बेटर ये है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मेरी एडवाइस ये रहेगी, इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्सेज ले लो, अगर क्लासेस लेनी है तो। नहीं लेनी है तो सेल्फ स्टडी कर लो, और वरना अगर लेनी है तो फास्ट ट्रैक कोर्स लो और पढ़ाई करो और पेपर दो। तो बट पेपर दो, अभी समय है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बच्चे, अभी आप ये इंटर वाले बच्चे हैं ना, ये बेकार बात करते हैं। फाइनल वालों से पूछो, फाइनल वाले बच्चे पता है कैसे होते हैं? वो 6 महीने में 6 पेपर पढ़ के चले जाते हैं पेपर देने फाइनल का, और फाइनल पास कर जाते हैं। आप 3 महीने में 3 पेपर नहीं कर पा रहे। लेवल में भी तो अंतर है। आप ये सोचो, सीए फाइनल वाला बच्चा 6 महीने में 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेता है, 6 पेपर देने होते हैं, एक उनका ओपन बुक होता है। तो 6 महीने में 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके पेपर देने चले गए, पास भी हो गए, सीए भी बन गए। और आप 3 महीने में अपने इंटर लेवल के भी 3 पेपर नहीं कर पा रहे। तो ये गड़बड़ मत करो। सारा फर्क सिर्फ मोटिवेशन का है। अब अगर मुझे पता हो कि मैं 3 महीने अभी मेहनत करूंगा, और 3 महीने मेहनत करके मेरे को 7 महीने का समय बचेगा मेरा, क्योंकि अगर मैं अभी 3 महीने मेहनत नहीं करूंगा तो 4 महीने एक्स्ट्रा स्पेंड करूंगा। तो बेटर है कि आपको पेपर देना चाहिए। और हाँ, अगर हेल्प की जरूरत है तो फुल कोर्स मत लेना किसी भी टीचर का, इस वक्त फास्ट ट्रैक लेके पढ़ना। फास्ट ट्रैक से भी पढ़ाई हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, फर्स्ट टाइम में भी फास्ट ट्रैक से पढ़ाई हो जाती है। क्योंकि सबके फास्ट ट्रैक भी, अब मैं खैर बाकी सबको तो कमेंट नहीं करूंगा, मैं अपने कमेंट पे करूंगा कि मेरा फास्ट ट्रैक औरों के कई कई टीचर्स के फुल कोर्स से बेहतर है। वो फुल कोर्स में भी उतने कंसेप्ट नहीं पढ़ाते जितने मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्त। सर एक शोभा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं हम्म। करते, उन्होंने बोला अनम्यूट करने के लिए, तो मैंने उनको किया ये क्वेश्चन, शायद उनका हाँ कुछ। जी, पूछिए पूछिए। Hi, sir. हाय बेटा। Uh, Sir, when it comes to theory and all, because from group one and group two also there are like law, then audit, SM and all. Along with that, we have to recall the concepts and formulas also. So, हम्म। how can I prepare my revision schedule so that my theory things also get covered in the prescribed periods before the exams? See, beta, I always tell people that whenever you are planning to probably prepare a subject, maybe or a group, I would always say that you should include your practical and theory in a single day. How is it possible? Like, let us say you are studying accountancy in the morning time every day. So you might take up Hmm. theory in the evening. Or So, the other criteria is to make a time slot of 2 hours, 2 hours, and 6 hours. hmm, Or it can even be 4, 5 hours, 6 hours, depending on your ability to study. So let us say if in case a student is putting in about hmm, 9 hours every day, they may take up theory early in the morning for 2 hours and late in the night for 2 hours, because this is the time period when usually the homes are quiet. There is less noise, there is no TV, there are no awake people all around. So you can prepare theory early in the morning and late in the night, and prepare a practical subject during the day. This is, according to me, one of the best criteria. People who are giving both the groups usually tend to make 3 sections of a day, hmm, which is 4 4 hours, 3 sections, 4 4 hours each section, wherein they usually take practical subjects early morning and late evening, and take up a theory 4 hour session during the day. So whatever works for you, you have to check yourself. Like, as in, when I was a student, I was a nocturnal bird. I always used to study in night. I can study better in night rather than hmm. a day. So I used to study the whole night. I used to sit down at 10 p.m. and I used to get up at 7 a.m. every day. This was my routine for a long, long time before preparing for my exams in CA final. But because I Same knew, here, sir. so if in case you are a nocturnal bird, then you have to decide that what phase of the nocturnal phase. Because as for the nocturnals, I guess usually 1 to 3 is the most difficult time, because this is the time the sleep hits you. Hmm, After 3,
sleep is away, Yes, so sir. probably you don't get to sleep. So during this phase you should be doing a practical subject. Otherwise you can plan a theory before it or after it as per your own good choice. But yes, I would not suggest that you should be doing a practical subject all alone and then a theory taken up for, let's say, 6 7 days. That will not work, because you can no one can study law for 7 days straight. If in case you combine law Yes, with sir. accountancy, it's better. When you combine audit with costing, it's better. When you combine FM with SM, it's better. So combining a practical and a theory subject during the conjunction of those 2 3 4 days is a better decision rather than just focusing on theory for 5 7 days in a row. That's practically impossible, and probably that must be your thought, that I cannot prepare theory completely for 6 7 days, right? Yes, sir. Yes, sir. So so probably make pairs, make a pair of a practical and a theory subject and then prepare them. Yes, sir. Sure, sir. Okay, beta. Thank you, sir. Okay, बच्चे, all the best. Thank you, sir. सर बाकी लोगों का को पता नहीं, चैट में क्वेश्चन है, आप हाँ अपना जी, ही बता दो कि आपके फास्ट ट्रैक और रेगुलर लेक्चर में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी बच्चे को जनवरी के लिए फास्ट ट्रैक लेना है आपका, तो वो जा सकता है क्या? देखो जनवरी वाले के पास समय है, वो फास्ट टैग क्यों लेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसे लगता है जनवरी वाले को तो रेगुलर लाइव में आना चाहिए, 2 4 हज़ार बचाने की होते हैं कोशिश ना सर नहीं कुछ करनी कुछ चाहिए। बच्चे की जल्दी जल्दी क्लास खत्म कर लो, रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा तो मैं फास्ट आपकी ट्रैक ले बात लेता हूँ। समझता हूँ, फिर फाइनल में अटेम्प्ट लग जाता है बेटा। मतलब मेरा एडवाइस ये, देखो समय ही नहीं है फिर एक अलग बात है, बट अगर आपके पास समय है, जैसे एफएम में तो मैं हमेशा कहूँगा कि रेगुलर कोर्स पढ़ो, क्योंकि एएफएम पूरी की पूरी कनेक्टेड है। चलो अब कॉस्टिंग तो फाइनल से हाँ हट ही सर। गई, तो उसमें फास्ट ट्रैक ले सकता है बच्चा। और कॉस्टिंग बड़ी भी है तो बच्चा कई बार कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक और एफएम का रेगुलर ले लेता है, कई बच्चे ऐसा करते हैं। बट आपका एक सवाल ये था कि सर रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच में क्या अंतर होता है। मैं अपना बता सकता हूँ, मैं औरों के लिए नहीं बता सकता हूँ, है ना। हाँ सर। तो हाँ। ठीक है जी। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे पास कॉस्टिंग के लिए, एफएम के लिए, या फिर सीए फाइनल एएफएम के रेगुलर या फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि मैं दोनों में कंसेप्ट जो पढ़ाता हूँ वो सेम पढ़ाता हूँ। यानी कंसेप्ट जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाऊँगा। मैं कंसेप्ट में कोई चोरी कोई कमी नहीं करता हूँ, मैं पूरा पोर्शन पढ़ाता हूँ कंसेप्चुअली। जितना मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूँ उतना ही मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ाता हूँ, सो दैट बच्चा कभी ये ना कह सके कि मेरे कंसेप्ट कम थे, फर्स्ट थिंग। लेकिन टाइम सेव कहाँ होता है। अब ऑब्वियसली बात है, इस बैच में अगर कॉस्टिंग के बैच की बात करूँ तो 100 आवर्स कम है। अब 100 आवर्स कहाँ कम है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। अब अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जैसे मैं यहाँ पे किसी एक चीज़ पे मान लो मैंने 2 क्वेश्चन क्लास में कराए और उसके 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए सेम चीज़ के, तो वो यहाँ पे मैंने खाली 2 ही क्वेश्चन रखे होंगे, एक क्लास में कराऊंगा एक होमवर्क दूंगा। मतलब उसी कंसेप्ट के उस टाइप के अगर मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन रखे हुए होंगे तो यहाँ 2 रखे होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हाफ हो जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस टाइम कम हो जाता है। और एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है, यहाँ पे मैं कंसेप्ट की डेवलपमेंट भी सिखाता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कंसेप्ट कई बार सबकी तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जिन जिन की ज़रूरत है मैं उनकी डेरिवेशन भी सिखाता हूँ, बट डेरिवेशन हमारे एग्जाम में नहीं आती। मैंने यहाँ पे रेगुलर कोर्स में कंसेप्ट डिराइव करे होते हैं, फॉर्मूला बना कैसे है, फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझाता हूँ। यहाँ पे मैं वो पोर्शन डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज नहीं समझाता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें फार्मूला समझ आना चाहिए, बट डेरिवेशन समझ नहीं आनी चाहिए। आई एन आई से फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फास्ट ट्रैक में 2 जगह मैं टाइम सेव करता हूँ, एक डेरिवेशन नहीं सिखाता फार्मूलाज की, फार्मूलाज पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, समझाता भी हूँ, लॉजिक भी देता हूँ, बट उसकी डेरिवेशन वो बना कैसे है फार्मूला वो नहीं सिखाता। और नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस में कम कर देता हूँ। तो कुछ बच्चों ने अभी लेटेस्ट एक नया ट्रेंड भी निकाला है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्स ले लेते हैं और फास्ट ट्रैक के साथ मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की रिवीजन के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन तो उनके बढ़ गए, तो और कंसेप्ट भी पूरे पढ़ लिए। अगर कम समय है तो काम चला सकते हो इस तरीके से, ज़्यादा समय है तो आप रेगुलर पढ़ें। दिस इज़ द तो डिफरेंस। दोनों बुक्स सेम रहती है क्या? नहीं, बुक दोनों सेम बुक्स सेम नहीं, रहती बुक है? सेम नहीं रहती है, बुक में अंतर है। क्योंकि यहाँ पे इस बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इनकी बुक में कम क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कम हो जाते हैं बुक में, तो इसलिए बुक अलग है। सेम बुक देना तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, फिर अब रेगुलर और फास्ट ट्रैक में कुछ अंतर नहीं हो पाता, इसलिए बुक अलग है। क्वेश्चन, हाँ, जो फास्ट ट्रैक के सारे क्वेश्चन है वो मेन बुक में मिल जाएंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो फास्ट ट्रैक की बुक में है मेन बुक में नहीं है। लेकिन मेन बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे जो होमवर्क में दिए जाते हैं। कुछ डुप्लीकेट क्वेश्चन होते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन फिगर्स बदल कर आया है, वो मैंने दोबारा यहाँ 2 बारी प्रैक्टिस करा दिया, यहाँ एक ही बारी कराया होगा, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, आई होप मैं हाँ। आप सभी के क्वेश्चंस सेटिस्फैक्टरीली जवाब दे पाया हूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि कभी दोबारा हम फ्री हों तो एक आधा सेशन उज्जवल के साथ और रख लें। उज्जवल जी को थैंक यू बोल दीजिएगा कि हमारे उन्होंने मेहनत करी है हमें बुलाने की और आप सब लोगों को बुलाने की।
हाँ जी उज्जवल, थैंक यू सो मच सर, आपको ओवर टू इतना यू। टाइम देने के लिए सर। सर, मैंने एक बार आपको देखा था प्रवीण शर्मा सर के लेक्चर में, आप आए थे उनके, कोई वो लेक्चर ले रहे थे तो आपको बुलाए थे कुछ डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तब मैंने हम्म। पहली बार आपको देखा था। उसके बाद मैंने, आप ईडू 91 पे थे, मैंने वहाँ लाइव सेशन में आपके साथ ज्वाइन होता था। फिर हम्म। मैं मीम्स बनाता था तो आप उस पर रिएक्ट भी, जो आपका मीम्स वाला सेशन होता था सर, हम्म। बहुत मेरा सपना था ये, और इसीलिए मैं बोलता हूँ मैनिफेस्टेशन सर बहुत काम आता है सर आज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच फॉर होस्टिंग मी उज्जवल, एंड गॉड ब्लेस यू। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। और मेरी बस आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप ऐसे ही काम करें, और आप खुद भी एक सफल सीए बने, और आपके जो दोस्त हैं ये सब लोग भी जल्दी जल्दी सफल सीएस बने। ऑल द बेस्ट सर टू फाइनल एवरीवन। में एआई लेके आपसे अब लाइव फेस टू फेस मिलने आऊंगा। अब एक ये बहुत, मैनिफेस्टेशन है। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसी एआईआर लाओ टॉप 3 में कि मैं आऊँ, आपको भी ना आना पड़े। अगर एआईआर ही लानी है, आप या तो मेरा, या ऑल इंडिया हाईएस्ट, अगर ऑल इंडिया हाईएस्ट होंगे या एआईआर होती है तो मैं आता हूँ फिर। उस केस में मैं आपकी सिटी आऊँगा। पक्का सर, पक्का। ठीक पक्का है। सर। ओके बेटा, ऑल द पक्का सर। बेस्ट। चलिए बाय थैंक बाय यू सो एवरीबॉडी। मच सर। बाय बाय।